ज्ञान निवेद्य शिक्षा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम राजस्थान की कला और संस्कृति के अंदर जो पार्ट है राजस्थान के प्रमुख दुर्ग उनके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे कि राजस्थान के अंदर ऐसे कौन से प्रमुख दुर्ग है, उनके निर्माता कौन है, तो कहाँ पर बने हुए और किन के नामों से उन दुर्गों को जाना जाता है। अगर हम राजस्थान के प्रमुख दुर्ग पढ़े उनसे पहले हमें दुर्गों के बारे में कितने प्रकार के कौन कौन से दुर्ग है इनके बारे में हमें सामान्य जानकारी होनी आवश्यक है, क्योंकि आजकल जो प्रतियोगिता परीक्षा के अंदर जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो कहीं से भी उठा कर पूछ लिए जाते हैं। इसलिए हमें दुर्गों के बारे में संपूर्ण हमें जानकारी होनी अति आवश्यक है। राजस्थान के या भारत की बात करें तो प्रमुख शासकों ने अपनी सुरक्षा के लिए, अपने साम्राज्य की रक्षा के लिए, अपनी आम जनता के लिए दुर्गों का निर्माण करवाया गया था। कई ऐसे विशाल दुर्ग थे जहाँ पर सांस्कृतिक के साथ साथ उन दुर्गों के अंदर खेती भी की जाती थी, जैसे जैसलमेर दुर्ग है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, ऐसे दुर्ग कुंभलगढ़ दुर्ग है। तो हम राजस्थान के जो प्रमुख दुर्ग है उनके बारे में हम अध्ययन करने से पहले जो संपूर्ण जो दुर्ग है उनके बारे में हम सामान्य जानकारी का हम अध्ययन करते हैं। मनुस्मृति मनु के द्वारा सर्वप्रथम दुर्गों का सर्वप्रथम उल्लेख मनु स्मृति में मिलता है। मनुस्मृति में मिलता है। अगर हम दुर्ग की बात करें, किलों की बात करें, तो हमें दुर्गों का सर्वप्रथम उल्लेख है और मनुस्मृति में मिलता है, और वहां मनुस्मृति में ही मिलता है और मनुस्मृति में इनका वर्गीकरण किया गया है। जो मनुस्मृति है उसके अंदर ही दुर्गों का सर्वप्रथम बार वर्गीकरण भी मनुस्मृति में किया गया है। उसके बाद में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के अंदर कौटिल्य नाम के बहुत बड़े राजनीतिक विशेषज्ञ हुए थे, जिन्होंने अर्थशास्त्र नामक राजनीति की प्रथम पुस्तक लिखी। उनके अनुसार भी दुर्गों का 4 श्रेणियों में बांटा गया था। ध्यान देने की बात है। कौटिल्य ने दुर्गों को 4 श्रेणियों में बांटा। चार श्रेणियों में बांटा। विस्तार रूप से उन्होंने उल्लेख किया गया था कि एक शासक के लिए कितने प्रकार के दुर्गों की आवश्यकता होती है, किस प्रकार एक शासक दुर्ग के द्वारा अपने साम्राज्य की और अपने समय मंत्रिमंडल की रक्षा कर सके। तो उन्होंने जो कौटिल्य ने दुर्गों का जो 4 श्रेणियों में बांटा गया था वो 4 श्रेणियां निम्न प्रकार है। पहले जो श्रेणी उन्होंने बताई है औद्योगिक दुर्ग। औद्योगिक का पर्यायवाची शब्द होता है जल। जो औद्योगिक शब्द है उसका जो पर्यायवाची शब्द होता है वो होता है जल। औद्योगिक दुर्ग इसे कहेंगे तो चारों ओर से जल राशि से घिरा हुआ दुर्ग। जल राशि से घिरा हुआ दुर्ग, यानी कौटिल्य ने या चाणक्य ने जो प्रथम दुर्ग बताया औद्योगिक का पर्यायवाची शब्द होता है जल, यानी ऐसा दुर्ग जो चारों ओर से जल राशि से घिरा हुआ दुर्ग होता है वो औद्योगिक दुर्ग है। तो उन्होंने अगला जो बताया धानवी दुर्ग। धानवी दुर्ग धान्य का होता है मरुस्थलीय दुर्ग।
धान्य का अर्थ होता है मरुस्थलीय दुर्गे, वो दुर्गी चारों ओर से, वो दुर्गी चारों ओर से मरुस्थल से घिरा हुआ हो, मरुस्थल से घिरा हुआ हो, यानी ऐसा दुर्ग, धान्य दुर्ग, ऐसा दुर्ग जो चारों ओर से मरुस्थल से घिरा हो, वो दुर्ग धान्य दुर्ग कहलाता है। तीसरा पर्वत या गिरि दुर्ग, तीसरा पर्वत या गिरि दुर्ग, ऐसा दुर्ग जो उच्च पठार, उच्च पठार या गिरि या पर्वत पर बना हो, उच्च पठार या पर्वत पर बना हो वो दुर्ग, पर्वत पर हो उच्च पठार पर्वत पर हो वो दुर्ग पर्वत या गिरि दुर्ग कहलाता है। चौथा जो दुर्ग है वो दुर्ग होता है वन दुर्ग, वन दुर्ग जिसके चारों ओर से जंगल हो, जो दुर्ग चारों ओर से जंगलों से गिरा हुआ हो, यानी 4 श्रेणियां बताई कोटली के द्वारा। कोटली ने कहा कि जो 4 श्रेणी, जो प्रथम होता है वो होता है औद्योगिक दुर्ग, यानी ऐसा दुर्ग जो चारों ओर से जल राशि से, 2 नदियों के किनारे के संगम में रहो या चारों ओर से जल से घिरा हुआ, ऐसा दुर्ग औद्योगिक दुर्ग कहलाता है। औद्योगिक का पर्याप्त होता है जल, ऐसा दुर्ग जो चारों ओर से जल से घिरा हुआ हो वो दुर्ग औद्योगिक दुर्ग कहलाता है। फिर धान्य दुर्ग, यानी ऐसा दुर्ग जो मरुस्थल से घिरा हो, चारों ओर से मरुस्थल क्षेत्र में हो या चारों ओर से मरुस्थल से घिरा हुआ दुर्ग है, वो धान्य दुर्ग कहलाता है। फिर पर्वत या गिरि दुर्ग, ऐसा दुर्ग जो उच्च पठार पर्वत पर या पहाड़ी पर स्थित हो वो दुर्ग पर्वत या गिरि दुर्ग कहलाता है। फिर वन दुर्ग, ऐसा जो दुर्ग चारों ओर से घने जंगलों से घिरा हुआ दुर्ग हो वो दुर्ग वन दुर्ग कहलाता है। तो हमें याद करना है कोटली के द्वारा दुर्गों को 4 श्रेणियों में बांटा गया था। प्रथम श्रेणी औद्योगिक, दूसरी धान्य दुर्ग, तीसरा पर्वत या गिरि दुर्ग और चौथा है वन दुर्ग। अब हमें ध्यान देने योग्य बात है कि जो मनुस्मृति के अंदर जो दुर्गों का जो वर्गीकरण मिलता है और कोटली के द्वारा 4 श्रेणी में बांटा गया है, उनमें से जो श्रेष्ठ जो दुर्ग है वो पर्वत या गिरि दुर्ग को श्रेष्ठ बताया है। यानी उन्होंने कहा तो श्रेष्ठ दुर्ग है वो पर्वत या गिरि दुर्ग श्रेष्ठ है, पर्वत या गिरि दुर्ग। हमें ये चीज याद रखनी है कि मनुस्मृति और कोटली के अनुसार तो सबसे श्रेष्ठ दुर्ग होता है वो होता है पर्वत या गिरि दुर्ग। हमें ये चीज ध्यान रखनी। प्रथम बार दुर्गों का जो वर्गीकरण किया गया था वो मनुस्मृति में किया गया था और कोटली ने भी 4 बताए थे। मनु और कोटली ने जो श्रेष्ठ दुर्ग बताया था उसने कहा पर्वत या जो गिरि दुर्ग है वो सभी दुर्गों से श्रेष्ठ रहता है। अब देखिए हम आगे बात करते हैं शुक्र नीति के अनुसार। हम आगे बात करते हैं शुक्र नीति के अनुसार।
शुक्र नीति के अनुसार आचार्य शुक्र हुए थे, उन्होंने दुर्गों के अनेक प्रकार बताए और उसने कहा एक राज्य के लिए 7 आवश्यक अंग है, यानी शुक्र नीति के अनुसार राज्य के 7 आवश्यक अंग है। राज्य के 7 आवश्यक अंग है। उन अंगों में एक अंग उन्होंने ध्रुव बताया जो कि निम्न प्रकार अंग है। उन्होंने कहा कि एक राज्य के लिए क्या होना जरूरी है? राजा होना जरूरी है। एक राज्य के लिए राजा होना जरूरी है और राजा के साथ साथ कोष होना भी जरूरी है, यानी एक राजा होना चाहिए और राजा के साथ कोष होना चाहिए, यानी खजाना होना चाहिए या वित्त विभाग होना चाहिए। तीसरा उसने कहा राजा के लिए मंत्री होना भी, एक राज्य के लिए मंत्री होना भी बहुत जरूरी है। चौथा उनका सूत होना जरूरी है, सूत। और 5वां जो आवश्यक उन्होंने अंग बताया उन्होंने कहा कि राष्ट्र होना भी जरूरी है, राज्य या राष्ट्र। उसने कहा एक राज्य के लिए राष्ट्र होना भी जरूरी है और राष्ट्र का छठा जो अंग बताया उसने कहा सेना, यानी एक राज्य की रक्षा के लिए सेना होना भी आवश्यक है। और जो 7वां जो प्रमुख अंग बताया था उसने बताया था दुर्ग, यानी आचार्य शुक्र के अनुसार राज्य के जो 7 आवश्यक अंग बताए थे उन अंगों में उनके द्वारा ये उल्लेख किया गया था कि दुर्ग भी राज्य के लिए लेकिन आवश्यक है। उन्होंने बताया कि एक राज्य के लिए राजा होना जरूरी है, यानी पूरे राज्य की कमान संभालने के राजा होना जरूरी है। राज्य के खर्चे के लिए कोष होना जरूरी है, मंत्री होना जरूरी है, सूत होना जरूरी है, राष्ट्र होना भी जरूरी है। अगर राष्ट्र नहीं होगा तो राजा नेतृत्व किसका करेगा? उसके लिए सेना होना जरूरी है और दुर्ग होना जरूरी है। ये शुक्र नीति के अनुसार, आचार्य शुक्र के अनुसार राज्य के जो 7 आवश्यक अंग बताए उन आवश्यकों में आवश्यक तत्व के अंदर कहा कि दुर्ग होना भी जरूरी है। अब शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों के 7 प्रकार 9 प्रकार बताए अनुसार दुर्गों का वर्गीकरण अनुसार दुर्गों का वर्गीकरण दुर्गों का वर्गीकरण दुर्गों का वर्गीकरण उन्होंने दुर्ग के अलग अलग प्रकार बताए आचार्य शुक्र ने। उसने कहा पहला जो दुर्गों का वर्गीकरण या तो दुर्गों की श्रेणी है, पहला होता है एरन दुर्ग। पहला दुर्ग बताया एरन दुर्ग, यानी ऐसा दुर्ग पथरीले और कांटेदार, पथरीले एवं कांटेदार, पथरीले एवं कांटेदार झाड़ियों पथरीले एवं कांटेदार झाड़ियों से निर्मित हो वो दुर्ग एरन दुर्ग कहलाता है। वो दुर्ग एरन दुर्ग कहलाता है। ध्यान देने योग्य बात है कि ऐसा दुर्ग जिसका जो रास्ता हो वो पथरीला हो और रास्ते के अंदर कांटेदार झाड़ियां हो, वो दुर्ग एरन दुर्ग कहलाता है। यानी जिसका रास्ता दुर्गम हो और चारों ओर से कांटेदार झाड़ियों से घिरा हुआ दुर्ग हो, झाड़ियों से घिरा हुआ दुर्ग हो, वो दुर्ग झाड़ियों से घिरा हुआ हो वो दुर्ग गिरा हो वो दुर्ग एरन दुर्ग कहलाता है। इसका जो
प्रमुख उदाहरण है। देखिए हमें इस ऋण शब्द से हमें पता चल जाएगा कि एरेन दुर्ग की श्रेणी में कौन सा दुर्ग आता है। इस श्रेणी में दुर्ग आता है रणथंभौर दुर्ग। रणथंभौर दुर्ग यानी ऐसा दुर्ग जो पथरीले एवं कांटेदार झाड़ियों से घिरा हुआ हो, वो दुर्ग रणथंभौर दुर्ग कहलाता है। यानी उसके पथरीला क्षेत्र हो और उसके चारों ओर कांटेदार झाड़ियां हो। इसका जो प्रमुख उदाहरण है वो उदाहरण है रणथंभौर दुर्ग। जब पूछा जाए एरेन श्रेणी के अंदर कौन सा दुर्ग है आता है, तो हमें इस रण शब्द से ही ध्यान में आ जाएगा। ये रण शब्द से रणथंभौर बनना है, तो एरेन दुर्ग की श्रेणी के अंदर रणथंभौर दुर्ग है। और दूसरा है पारिक। दूसरा उन्होंने जो श्रेणी बताई उसमें बताया पारिक। अब हमें इस ख शब्द से अर्थ निकलना है, कैसे लेना है, खाई। कैसे हमें समझना है, खाई यानी ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर खाई हो, यानी ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर खाई हो और उस खाई में पानी भरा हो, वो दुर्ग पारिक दुर्ग कहलाता है। हमें इस ख शब्द से पकड़ना है पारिक, ख यानी खाई, यानी ऐसा दुर्ग, ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर खाई हो और उस खाई में खाई हो और उसमें पानी भरा हो। पानी भरा हो वो दुर्ग भरा हो, वो दुर्ग पारिक दुर्ग कहलाता है। पारिक दुर्ग कहलाता है। यानी हमें ध्यान देना है ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर खाई हो, जरूर नहीं उसमें पानी हो। कई बार कई ऐसे दुर्ग में पानी नहीं भरा जाता था, जबकि लोहेगढ़ दुर्ग था उसके अंदर चारों ओर खाई थी और उस खाई में पानी भरा जाता था, जिसके कारण शत्रु दुर्ग के अंदर नहीं आ सके। इसका जो प्रमुख उदाहरण है वो है लोहागढ़ दुर्ग। लोहागढ़ दुर्ग जिसके चारों ओर खाई थी और उसमें खाई में पानी भरा रहता था। दूसरा है जो है पारिक दुर्ग यानी ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर खाई हो और संभवतः उसमें पानी भरा हो, वो दुर्ग पारिक दुर्ग कहलाता है। जिसे लोहागढ़ दुर्ग जो कि भरतपुर के अंदर है, जो कि भरतपुर के अंदर है। हमने दो पढ़ लिए, एरेन दुर्ग और पारिक दुर्ग। तो तीसरी जो श्रेणी है दुर्गों की, वो है पारिक दुर्ग। तीसरी श्रेणी ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर पत्थरों और ईंटों से निर्मित दीवारें हो। इसके अंदर पत्थरों और ईंटों से दीवार चारों ओर पत्थरों व ईंटों से निर्मित दीवारें हो या दीवार हो, ऐसा दुर्ग पारिक दुर्ग कहलाता है। पारिक अगर यहां समझे तो परिधि, यानी जिस दुर्ग के चारों ओर पत्थरों और ईंटों से निर्मित दीवार हो, वो दुर्ग पारिक दुर्ग कहलाता है। इसके अंदर
हमारे राजस्थान के अधिकांश जो दुर्ग है उन दुर्गों के अंदर चारों ओर पत्थरों और ईंटों से निर्मित ही दीवारें थी। इसका कोई विशेष उदाहरण में किसी हम दुर्ग का हम उदाहरण दे सकते हैं, जैसे बटनेर का दुर्ग है, जूनागढ़ दुर्ग है, कई ऐसे दुर्ग है जिनके चारों ओर पत्थरों से और ईंटों से निर्मित दीवारें हो, वो दुर्ग पालित दुर्ग कहलाता है। जो चौथा जो दुर्ग है वो है वन दुर्ग। चौथा दुर्ग है वो है वन दुर्ग, यानी ऐसा दुर्ग जो चारों ओर से वन या जंगलों से घिरा हुआ हो, यानी ऐसा दुर्ग जो चारों ओर से कांटेदार वनों से घिरा हो, चारों ओर से कांटेदार, चारों ओर से कांटेदार वनों से घिरा हुआ, कांटेदार वनों से घिरा हुआ हो, घिरा हुआ या हुआ हो, यानी ऐसा दुर्ग जो चारों ओर से, यानी ऐसा दुर्ग जो चारों ओर से कांटेदार वनों से घिरा हुआ दुर्ग हो, वनों से घिरा हुआ हो, वो दुर्ग वन दुर्ग कहलाता है। वन दुर्ग कहलाता है। इसका उदाहरण भी हम रणथंभौर दुर्ग दे सकते हैं। तो रणथंभौर जो एरन होता है उसके चारों ओर पथरीला और कांटेदार झाड़ियां हो, और वन दुर्ग के चारों ओर से कांटेदार वनों से घिरा हुआ दुर्ग हो, वो दुर्ग वन दुर्ग कहलाता है। इसका अगर उदाहरण है तो रणथंभौर दुर्ग, इसका उदाहरण क्या रहेगा? रणथंभौर दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग। ये दुर्ग का पांचों प्रकार है। इसे मेवाड़ दुर्ग भी कहा जाता है, यानी इसी दुर्ग को वन दुर्ग को ही मेवाड़ दुर्ग भी कहा जाता है। मेवाड़ दुर्ग भी कहा जाता है, यानी चारों ओर से कांटेदार वनों से घिरा हुआ दुर्ग हो, वो दुर्ग वन दुर्ग कहलाता है। इसका उदाहरण है रणथंभौर दुर्ग, और इस वन दुर्ग को मेवाड़ दुर्ग भी कहा जाता है। जो पांचवा जो दुर्ग का जो प्रकार है वो है जल दुर्ग। पांचवा जो प्रकार है सुनिए, वो है वन जल दुर्ग। जल दुर्ग ऐसा दुर्ग तो चारों ओर से, ऐसा दुर्ग चारों ओर से जल से घिरा हुआ, ऐसा दुर्ग चारों ओर से जल राशि से घिरा हुआ हो, जल राशि से घिरा हुआ हो, वो दुर्ग गिरा हुआ हो, वो दुर्ग वह दुर्ग जल दुर्ग कहलाता है। वह दुर्ग जल, वो दुर्ग जल दुर्ग कहलाता है। यानी ऐसा दुर्ग जो चारों ओर से जल राशि से घिरा हुआ हो, वह दुर्ग जल दुर्ग कहलाता है। इसके जो प्रमुख उदाहरण है वह गागरोन दुर्ग। देखिए गागरोन दुर्ग, ये चारों ओर से जल राशि से घिरा हुआ है। ये देखिए दो नदी काली सिंध नदी, वह ये काली सिंध नदी वह अहो नदी के किनारे, आओ नदी के किनारे है। और इसके बाद में तो भैंसरावड़ प्लेट है, गागरोन दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। और जल दुर्ग की श्रेणी सर्वश्रेष्ठ दुर्ग है वो
घाघरो दुर्ग जो कालीसिंध और आहू नदी के संगम पर है। फिर आता है मैसरोडगढ़, ये दुर्ग भी चित्तौड़ के अंदर ये दो नदी चंबल और बामनी, चंबल और बामनी नदी के तट पर है। या जो भैंसरोगढ़ दुर्ग है तो चंबल और बामनी नदी के किनारे। अब अगर बात करें चित्तौड़ दुर्ग है वो आता है गिरी दुर्ग के अंदर है। देखिए चित्तौड़ दुर्ग ये गिरी दुर्ग या पर्वत दुर्ग की श्रेणी में आता है, मगर इसके भी दो नदियां हैं, गंभीरी नदी और बेड़स नदी। गंभीरी नदी वे बेड़स नदी के तट पर है। तो यानी घाघरो तीन दुर्ग इसमें आते हैं जल दुर्ग की श्रेणी में। घाघरो दुर्ग जल दुर्ग में सबसे श्रेष्ठ है। ये कालीसिंध और आहू नदी के संगम पर एक घाघरो दुर्ग बना हुआ है। मैसरोडगढ़ दुर्ग है ये चंबल और बामनी नदी पर है। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, वैसे चित्तौड़गढ़ दुर्ग है वो गिरी या पर्वत दुर्ग की श्रेणी में आता है। फिर भी गंभीरी नदी और बेड़स नदी के संगम पर यह भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग बना हुआ है। और जो चित्तौड़ है वो बेड़स नदी है, चित्तौड़ जो शहर है वो बेड़स नदी के किनारे बसा हुआ है। चित्तौड़ दुर्ग गंभीरी नदी और बेड़स नदी के पास है। और जो चित्तौड़ दुर्ग है वो बेड़स नदी के, चित्तौड़ जो शहर है वो बेड़स नदी के किनारे बसा हुआ है। हमने दुर्गों के तो 5 प्रकार पढ़ लिए। अब छठा है गांधीवी दुर्ग। छठवां है गांधीवी दुर्ग। देखिए गांधीवी दुर्ग, गांधीवी दुर्ग, गांधीवी दुर्ग। गांधीवी का अर्थ होता है मरुस्थल। इस धान्य का अर्थ होता है मरुस्थल। मरुस्थल ऐसा दुर्गी जो चारों ओर से, यानी धान्य दुर्गी ऐसा दुर्गी जो चारों ओर से मरुस्थल से घिरा हुआ दुर्ग हो, वो दुर्गी धान्य दुर्गी कहलाता है। इसके जो प्रमुख उदाहरण है, यदि धान्य वे दुर्गी जो चारों ओर से, वे दुर्गी चारों ओर से मरुस्थल से गिरा हुआ हो, चारों ओर से मरुस्थल से गिरा हो, मरुस्थल से गिरा हुआ हो, वो दुर्गी धान्य दुर्गी कहलाता है। इसके अंदर तो श्रेणी के अंदर अगर जो दुर्ग आते हैं धान्य दुर्गी की श्रेणी में दुर्ग आते हैं वो आता है जैसलमेर दुर्ग, जैसलमेर दुर्ग, नागौर दुर्ग, नागौर दुर्ग, बीकानेर का जूनागढ़ दुर्ग, जूनागढ़ दुर्ग। इनमें जो श्रेष्ठ है जैसलमेर दुर्ग, नागौर दुर्ग और जूनागढ़ दुर्ग है। ये दुर्ग, इसमें हम बढ़ने दुर्ग को भी सम्मिलित कर लेते हैं। तो धान्य दुर्ग है उसके चारों ओर मरुस्थलीय क्षेत्र होता है। जैसलमेर दुर्ग, नागौर दुर्ग और जूनागढ़ दुर्ग। जूनागढ़ दुर्ग को जमीन का जेवर भी कहा जाता है। यह था धान्य दुर्ग जिसके चारों ओर मरुस्थल से गिरा हुआ था। अब जो अगला दुर्ग है, अगले दुर्ग की जो श्रेणी है होता है गिरी दुर्ग, यानी जो 7 नंबर जो दुर्ग है वो है गिरी दुर्ग। गिरी दुर्ग ऐसे दुर्ग है तो उच्च पठार पर, यानी उच्च पठार पर, उच्च पठार
या उच्च पहाड़ी पर निर्मित हो, यानी ऐसा दुर्ग जो उच्च पठार या पहाड़ी पर निर्मित हो, पहाड़ी पर निर्मित दुर्ग हो, वो दुर्ग गिरि दुर्ग कहलाता है। यानी ऐसा दुर्ग जो उच्च पहाड़ी या पठार पर निर्मित हो, वो दुर्ग गिरि दुर्ग कहलाता है। जैसे कोमलगढ़ दुर्ग है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, राजस्थान के अधिकांश दुर्ग है वो या तो धान्य दुर्ग की श्रेणी में आते हैं या गिरि दुर्ग की श्रेणी के अंदर आते हैं। जो मेहरानगढ़ दुर्ग है वो भी एक क्या है, गिरि दुर्ग की श्रेणी के अंदर आता है। रणथंभौर दुर्ग है वो भी एक गिरि दुर्ग की श्रेणी में हम उसको ले सकते हैं। इसमें जो प्रमुख है वो कोमलगढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, ये गिरि दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। तो 8 प्रकार है वो है सैन्य दुर्ग। सैन्य दुर्ग ऐसा दुर्ग जो सैनिकों के अनुकूल हो, यानी सैनिकों के अनुकूल हो, यानी ऐसा दुर्ग जो सैनिकों के अनुकूल हो, वो दुर्ग सैन्य दुर्ग कहलाता है। राजस्थान में जितने भी दुर्ग थे वो सारे दुर्ग सैनिकों के अनुकूल ही बनाए गए थे। और जो 9वां जो प्रकार है वो है सहाय दुर्ग। 9वां जो प्रकार बताया वो है सहाय दुर्ग। सहाय दुर्ग यानी जो 9वां प्रकार है वो है सहाय दुर्ग। शूरवीरों के अनुकूल बना, सुरक्षा के लिए बनाया गया हो, शूरवीरों के अनुकूल हो, यानी ऐसा दुर्ग जो सेना अलग हो, और सहाय दुर्ग ऐसा दुर्ग जो शूरवीरों की रक्षा के लिए एक अलग से दुर्ग बना हो, उस दुर्ग को सहाय दुर्ग कहलाता है। मगर हमारे राजस्थान के अंदर जितने भी दुर्ग है उन दुर्गों में से एक भी ऐसा दुर्ग नहीं है जो सहाय दुर्ग की श्रेणी में आता है। जब आचार्य शुक्र के अनुसार, शुक्र नीति के अनुसार जो श्रेष्ठ दुर्ग बताया था उसमें से श्रेष्ठ दुर्ग है तो सैन्य दुर्ग को बताया। यानी आचार्य शुक्र के अनुसार जो श्रेष्ठ दुर्ग है, जो श्रेष्ठ दुर्ग है वो है सैन्य दुर्ग। सैन्य दुर्ग हमें इस बात का ध्यान रखना है। कौटिल्य और मनुस्मृति के अंदर जो श्रेष्ठ दुर्ग बताया था वो गिरि दुर्ग को या पर्वत दुर्ग को बताया था। मगर शुक्र नीति के अनुसार श्रेष्ठ दुर्ग वही है जो सैन्य दुर्ग हो, वो श्रेष्ठ दुर्ग है। शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों को 9 श्रेणियों में बांटा गया था। उनमें से 9 श्रेणियों में जो प्रमुख है जो मैंने आपको विस्तार से बता दिया। कुछ अब ऐसे फैक्ट है तो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। हमने तेरह दुर्ग पढ़ा, गिरि दुर्ग पढ़ा, धान्य दुर्ग पढ़ा, जल दुर्ग पढ़ा, वन दुर्ग पढ़ा। तो इस प्रकार शुक्र नीति के अनुसार इनको 9 श्रेणियों में, दुर्गों को 9 श्रेणियों में बांटा गया था। और जो श्रेष्ठ श्रेणी है वो सैन्य दुर्ग और सहाय दुर्ग है वो हमारे राजस्थान राज्य में नहीं है। अब हम आगे बात करते हैं दुर्ग से संबंधित। भारत में सर्वाधिक दुर्ग किस राज्य में, यानी परीक्षा की दृष्टि से हम बात करें तो भारत में सर्वाधिक दुर्ग सर्वाधिक दुर्ग महाराष्ट्र राज्य में। सर्वाधिक दुर्ग महाराष्ट्र राज्य में, महाराष्ट्र राज्य में है। यानी कि दुर्गों की बात करें तो पूरे संपूर्ण भारत में
जो एक राज्य के अनुपात में बात करें तो भारत में सर्वाधिक दुर्ग है वो महाराष्ट्र राज्य में है। अगर हम राजस्थान राज्य में बात करें तो राजस्थान में जो सर्वाधिक दुर्ग है, राजस्थान में सर्वाधिक दुर्ग जयपुर जिले में, जयपुर जिले के अंदर है, जयपुर जिले के अंदर है। अगर हम बात करें तो राजस्थान में सर्वाधिक दुर्ग है वो जयपुर जिले में के अंदर है। अगर भारत की बात करें तो भारत में सर्वाधिक दुर्ग है वो महाराष्ट्र में, और राजस्थान में जो सर्वाधिक दुर्ग है वो जयपुर जिले के अंदर है। कई बार हम त्रुटिवश पढ़ते हैं कि राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा दुर्ग है वो महाराणा कुंभा के शासनकाल में मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था, जबकि वो मेवाड़ में काफी 5-4 जिले आते थे। इस कारण उसमें कम है, जबकि अगर जिले की तुलना करें हम तो राजस्थान में सर्वाधिक दुर्ग है वो जयपुर जिले में। जब वो मेवाड़ की बात मेवाड़ में था, मगर अगर जिले की दृष्टि से बात करें तो सर्वाधिक दुर्ग है वो जयपुर जिले के अंदर है। अब हम बात करें कि राजस्थान के अंदर प्रथम दुर्ग कौन सा निर्मित है। राजस्थान का प्रथम निर्मित दुर्ग, यानी राजस्थान के अंदर हमें प्रथम ऐसा कौन सा दुर्ग था जो राजस्थान का निर्मित दुर्ग, प्रथम दुर्ग कौन सा था, तो ये दुर्ग था भटनेर दुर्ग। ये दुर्ग था भटनेर दुर्ग, जिसकी स्थापना 298 ईस्वी में राजा भूपत भाटी के द्वारा राजस्थान में प्रथम दुर्ग का निर्माण है। राजस्थान में प्रथम निर्मित दुर्ग है भटनेर दुर्ग है, जिसका निर्माण 298 ईस्वी में भूपत भाटी के द्वारा किया गया था। तो हम बात करते हैं राजस्थान का अंतिम दुर्ग कौन सा है। राजस्थान का निर्मित, राजस्थान में निर्मित अंतिम दुर्ग, अंतिम दुर्ग कौन सा है, तो राजस्थान का जो अंतिम दुर्ग है वो है लोहागढ़ दुर्ग। लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर में इसका निर्माण है 1733 ईस्वी में किया गया था। 1733 ईस्वी में करवाया गया था। 1733 ईस्वी के बाद में राजस्थान को इतना विशाल दुर्ग का निर्माण नहीं किया गया था। इसका महाराजा सूरजमल द्वारा, महाराजा सूरजमल के द्वारा इस दुर्ग का निर्माण किया गया था, जो कि एक अभेद्य दुर्ग था जिसको अंग्रेज भी नहीं जीत पाए थे। तो राजस्थान का प्रथम निर्मित दुर्ग है वो है भटनेर दुर्ग। 298 ईस्वी के अंदर राजा भूपत भाटी के द्वारा बनाया गया था। और राजस्थान के निर्मित अंतिम दुर्ग है वो लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर में, जिसका निर्माण महाराजा सूरजमल के द्वारा 1733 ईस्वी में करवाया गया था। इसके बाद में राजस्थान के अंदर तो एक दुर्ग का और उल्लेख मिलता है कि राजस्थान, स्वतंत्र राजस्थान में बना हुआ जो प्रथम दुर्ग है, स्वतंत्र राजस्थान देश आजाद होने के बाद में राजस्थान के अंदर दुर्ग बना था, वो दुर्ग है मोहनगढ़, जो कि जैसलमेर जिले के अंदर है। ये प्रमुख जानकारी थी। अब राजस्थान में ऐसे कौन से दुर्ग है जो मिट्टी से बने हैं।
राजस्थान के दो प्रमुख दुर्ग, राजस्थान के प्रमुख दुर्ग जो मिट्टी से बने, तो मिट्टी से निर्मित है। देखिए वही संयोग है कि राजस्थान के अंदर मिट्टी से निर्मित जो प्रथम जो दुर्ग है वह है बटनेर दुर्ग। प्रथम दुर्ग है वो दुर्ग है बटनेर दुर्ग, और अंतिम जो दुर्ग है वो है लोहागढ़ दुर्ग। लोहागढ़ दुर्ग। तो इसमें हमें यह सुविधा रहेगी कि राजस्थान का प्रथम निर्मित दुर्ग बटनेर दुर्ग, और जो अंतिम जो दुर्ग था वो दुर्ग था लोहागढ़ दुर्ग। बटनेर दुर्ग का निर्माण 298 ईस्वी में करवाया गया था, और लोहागढ़ दुर्ग का 1733 में महाराजा सूरजमल के द्वारा निर्माण करवाया गया था। राजस्थान में सिर्फ दो ही मात्र ऐसे दुर्ग है दूसरे में मिट्टी से निर्मित है, बटनेर दुर्ग और लोहागढ़ दुर्ग। इसके बाद में बात करते हैं राजस्थान में ऐसा कौन सा, ये सारे जितने भी राजस्थान के अंदर जो दुर्ग बनाए गए ये राजा महाराजा और सामंतों के द्वारा बनाया गया है, मगर एक ऐसा भी दुर्ग है जो व्यापारियों के द्वारा बनाया गया दुर्ग है, जो है भैंसरोडगढ़ दुर्ग। भैंसरोडगढ़ दुर्ग। ये दुर्ग चित्तौड़गढ़ जिले में, ये दुर्ग चित्तौड़ के अंदर है, चित्तौड़ जिले के अंदर है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। ये दो व्यापारियों के द्वारा बनाया गया दुर्ग था, व्यापारियों के द्वारा निर्मित, यानी दो व्यापारी थे भैंसा और रोडसा के द्वारा अपने खजाने की सुरक्षा के लिए इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। एक निर्माण करना था भैंसा और रोड़ा, भैंसा और रोड़ा। रोड़ा के द्वारा ये दुर्ग बनाया। भैंसरोडगढ़ दुर्ग है वो सिर्फ एकमात्र ऐसा दुर्ग है जो व्यापारियों के द्वारा बनाया गया था। इसके निर्माता थे भैंसा और रोड़ा, ये दोनों व्यापारी थे और अपने खजाने की डाकुओं से रक्षा के लिए इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। अब देखिए, अब एक प्रश्न हो रहा है कि राजस्थान में अंग्रेजों के द्वारा निर्मित कौन सा दुर्ग है? राजस्थान में अंग्रेजों द्वारा निर्मित दुर्ग, राजस्थान में अंग्रेजों द्वारा निर्मित दुर्ग, अंग्रेजों द्वारा निर्मित दुर्ग। अंग्रेजों के द्वारा राजस्थान के अंदर मात्र दो दुर्गों का निर्माण किया गया था। एक दुर्ग वर्तमान में अस्तित्व में और एक दुर्ग वर्तमान में अस्तित्व में नहीं है। वो दुर्ग है तोड़गढ़ दुर्ग। ये कर्नल जेम्स टोड ने सैनिकों की रक्षा के लिए अजमेर के अंदर ब्यावर के पास, अजमेर के पास अंग्रेज सैनिकों की सुरक्षा के लिए तोड़गढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। इसका जो निर्माता था समय कर्नल जेम्स टोड था। ये अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया एकमात्र दुर्ग तोड़गढ़ दुर्ग है जो ब्यावर के पास अजमेर ये ब्यावर अजमेर में स्थित है। इसके अलावा इस दुर्ग को बोरासवाड़ा गांव
यानी तो शुरू में ये दुर्ग बनाया गया था। अब उसको टोड़गढ़ बोलते हैं क्योंकि गोरासवाड़ा गांव है, वहां पर टोड़गढ़ दुर्ग बनाया गया था। वर्तमान इस गांव का नाम भी टोड़गढ़ कर दिया गया है और ये ब्यावर अजमेर के पास पड़ता है। कई बार पूछ लेते टोड़गढ़ दुर्ग का पहले क्या नाम था, तो गोरासवाड़ा गांव, गोरासवाड़ा दुर्ग इसका नाम था। एक जो दुर्ग बनाया गया था, एक जो दुर्ग बनाया गया था, यह दुर्ग वर्तमान में से अंग्रेजों द्वारा निर्मित एक ही दुर्ग है जो कि वर्तमान में ये अस्तित्व के अंदर है। उसके बाद में अगर हम बात करें भीमगढ़ दुर्ग, भीमगढ़ दुर्ग, ये दुर्ग भी अजमेर अंग्रेजों के द्वारा निर्मित था, मगर इसका वर्तमान में दुर्ग का अस्तित्व नहीं है। यानी भीमगढ़ दुर्ग है, ये भी अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था, मगर वर्तमान में इसका अस्तित्व नहीं है। अब देखिए नवकोटी दुर्ग, नवकोटी दुर्ग, नवकोटी दुर्ग यानी मारवाड़ क्षेत्र के अंदर है। मारवाड़ क्षेत्र के अंदर जो 9 दुर्ग थे प्रमुख, उन दुर्गों को नवकोटी दुर्ग कहा जाता था। और नवकोटी, इन दुर्गों के आसपास का जो क्षेत्र था वो क्षेत्र नवकोटी मारवाड़ कहा जाता था। नवकोटी मारवाड़ यानी जो प्रमुख दुर्ग थे क्षेत्र था। नवकोटी दुर्ग के अंदर जैसलमेर का दुर्ग है, सोनभद्र का दुर्ग है, जोधपुर का दुर्ग है, नागौर का दुर्ग है, ऐसे तो प्रमुख दुर्ग थे। और नवकोटी मारवाड़ यानी जितने भूभाग पर जो मारवाड़ क्षेत्र था, इस सारे क्षेत्र को नवकोटी मारवाड़ कहा जाता था। इसके आगे जो एक प्रकार है कागमुखी, कागमुखी दुर्ग यानी ऐसा दुर्ग जो आगे से संकीर्ण हो और पीछे से विशाल चौड़ा हो, वो दुर्ग कागमुखी दुर्ग कहलाता है। कौवे के आकार सा दुर्ग हो, वो दुर्ग कागमुखी दुर्ग कहलाता है। इसका जो उदाहरण है वो है मेहरानगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग है जो कागमुखी दुर्ग की श्रेणी में आता है, वो आता है मेहरानगढ़ दुर्ग। उसके बाद में पासिप दुर्ग, पासिप दुर्ग यानी पासिप दुर्ग जो मिट्टी का चबूतरा, पासिप यानी पासिप दुर्ग होता था। जैसे इसका हमें उदाहरण मिलता है अकबर के शासन काल के अंदर किसी विशाल दुर्ग पे, दुर्ग की अंदर की दीवारों के ऊपर से अंदर की जो गतिविधियां देखने के लिए, क्योंकि उस समय कुछ समय के लिए शत्रु सेना तो विशाल दुर्ग का निर्माण नहीं कर सकती थी, और पासिप गांव में चबूतरा बनाते थे मिट्टी का बहुत ऊंचा, और इतना ऊंचा बना लेते थे कि उसके ऊपर चढ़ कर वो दुर्ग की अंदर की गतिविधियां देख लेते थे। उसे बोलते थे पासिप दुर्ग या पासिप चबूतरा। ये आक्रमण के समय इसका निर्माण किया जाता था। अकबर के दौरान 1567 और 68 में ऐसा ही किया गया था। अब आता है जीवन रेखा दुर्ग, जीवन रेखा जीवन रेखा यानी ऐसा दुर्ग मान लीजिए दुर्ग है, और इस दुर्ग के रास्ते के अंदर एक छोटा दुर्ग बनाया जाता था जहां पर सैनिक रखे जाते थे, और ये दुर्ग ये स्थान किले की आत्मा कहलाती थी। किले या दुर्ग की आत्मा कहलाती थी। तो जीवन रेखा है, ये दुर्ग के प्रवेश करने से पहले तो एक तो रास्ता होता है, उस रास्ते पर एक सैनिक चौकी या छोटा लघु दुर्ग बना होता था, उसे किले की आत्मा भी कहा जाता है। इस सैनिक के दुर्ग थे उसे जीवन रेखा दुर्ग कहा जाता था। आज हमने राजस्थान के प्रमुख
दुर्गों से पहले दुर्ग संबंधी जितने भी संपूर्ण भारतवर्ष की और राजस्थान की जो सामान्य जानकारी थी उसका हमने आज विस्तार से हमने अध्ययन कर लिया था। शुक्र नीति के अनुसार जो श्रेष्ठ दुर्ग है वो सैन्य दुर्ग है, कौटिल्य और मनुस्मृति के अनुसार जो श्रेष्ठ दुर्ग है वो पहाड़ी या गिरी दुर्ग है। और कौटिल्य ने 4 श्रेणी में इनको बांटा था और मनुस्मृति ने दुर्गों को 9 श्रेणी के अंदर बांटा था, जिसके अंदर जो सैन्य दुर्ग है उसको श्रेष्ठ माना था। भारत में जो सर्वाधिक दुर्ग है वो दुर्ग महाराष्ट्र राज्य के अंदर है और राजस्थान में जो सर्वाधिक दुर्ग है वो जयपुर जिले के अंदर है। और जो 9 कोटि दुर्ग है वो मारवाड़ क्षेत्र के 9 प्रमुख दुर्गों को और जो दुर्गों के आसपास का जो क्षेत्र था वो क्षेत्र 9 कोटि मारवाड़ कहलाता था। और इस प्रकार काबू की दुर्ग है उसका जो उदाहरण है वो मेहरानगढ़ दुर्ग है। मैंने काफी प्रयास किया आपको अच्छी तरह से समझाने का और शायद मेरा विश्वास ये है कि दुर्गों के बारे में जो सामान्य जानकारी आएगी इनसे बाहर नहीं आएगी। नमस्कार।